Hi everyone, welcome back to Study IQ चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS4 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देख रहे हैं विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। है ना, हम जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि यार उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, कुछ तो पंगा होगा, नहीं इधर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो है क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कैसे एज ए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए सिविल सर्वेंट किस तरीके से ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है उसको डिस्टर्ब करती है। और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आपका क्या मतलब है? इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल दे के बताओ हमको कि एक्चुअल और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन देनी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके डेफिनेशन में क्या है। अभी इसकी हाई फाई बहुत ही ब्रॉड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स में ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको नहीं पता है तो अपने शब्दों में आराम से लिख दो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद में नाम से पता चल रहा होगा एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल बोले तो उस बात सही है, इसको टाला नहीं जा सकता। एंड पोटेंशियल की आज नहीं है लेकिन हो सकता है कल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की ज़रूरत हो। तो ये इन दोनों सिचुएशंस को एग्जांपल के साथ हमको बताना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ज़्यादा टफ है नहीं। इसके अंदर आराम से अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके आना, या आपने कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा भी हो तो उन सारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना। बहुत हाई फाई लैंग्वेज वोकेब यूज़ नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल स्वीट एंड स्ट्रेट आंसर रखना है इसमें। राइट, सो सबसे पहले देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी इंसान, चाहे वो एक पब्लिक ऑफिशियल हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है, एक प्रोफेशनल हो सकता है, उसका अगर प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो वो अगर उसके इन्फ्लुएंस, अगर वो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी को या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस करती है तो उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप एक रिक्रूटर हैं और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी के किसी एक बंदे को आप हायर करोगे एक्स को। तो आपको ऑफिशियल पर्पज से आपको क्या है कि इंटरव्यू तो लेना ही है। तो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, इंटरव्यू निकाला, फिर इंटरव्यू के अंदर आपके पास 3 कैंडिडेट आए। उन 3 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो है ये आपका भतीजा है, इसकी बिल्कुल बराबर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एलिजिबिलिटी भी है। तो आपने क्या करा, इन तीनों में से आपने सोचा कि इसमें एलिजिबिलिटी भी है, क्वालिफिकेशन भी है, तो मैं अपने भतीजे को रख लेता हूँ। लेकिन इन 2 में से हो सकता है इनके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है कि वर्क क्वालिटी के हिसाब से ये दोनों में जो कोई एक ज़्यादा सूटेबल हो। तो आपने इसको सिर्फ इसलिए कि ये मेरा भतीजा है मैं इसको दे देता हूँ, तो आपने क्या करा, अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस होने दिया। वो क्या हो गया, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली इसी तरह की काफ़ी सिचुएशन आ सकती है जब आपकी किसी पर्सनल इंटरेस्ट से या आपके किसी प्राइवेट इंटरेस्ट से अगर आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो से हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एक रिलेशन के 2 लोगों को जनरली एक ऑफिस में नहीं रखा जाता है, नहीं हायर करा जाता है, क्योंकि वो फिर होता है कि आपकी पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग रहनी चाहिए, वो रह नहीं पाती है। पर्सनल लाइफ पे उसका प्रोफेशनल लाइफ पे पर्सनल इन चॉइसेस का इन्फ्लुएंस आने लग जाता है। तो ये है। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है नेपोटिज्म, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप अपने रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड को, मान लो कि ये आपका जो है ये आपके किसी दोस्त का बेटा भी हो सकता था, तो अगर आप इसके दोस्त के बेटे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके दोस्त की तरफ से आपको किसी और ऑफिस में इन्फ्लुएंस मिल जाएगा कि अरे यार इसके पापा जो मेरा दोस्त है वो उस ऑफिस में काम करता है, अगर मैं इसके बेटे को दे दूँ तो इसका मतलब ये है कि वो मेरा काम करवा देगा। तो ये इस तरीके नेपोटिज्म, ठीक है। फिर है सेल्फ डीलिंग ऑल्सो। सेल्फ डीलिंग के मतलब कि जब कोई इंसान अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए एक्ट करता है, डिसीजन लेता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को लेके,
बल्कि अपने इंटरेस्ट को लेके कोई डिसीजन लेता है, तो सेल्फ डीलिंग का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे मेरे घर के पास में अगर मैं कोई मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर की केबल लगवा रही हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैं अपने घर के सामने से कोई रोड कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, तो मेरे को अपनी सुविधा दिख रही है कि हाँ मेरे घर के सामने से रोड हो जाएगी, तो लेकिन ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, मैं सेल्फ डीलिंग कर रही हूँ, तो ये मेरे डिसीजन को भी कर रही हो सकता है रोड की ज़्यादा ज़रूरत उस दूसरी गली में से हो, जहाँ पे वाकई में बहुत नालियाँ हैं, बहुत टूटी हुई रोड है, मेरे घर के सामने से ना हो, लेकिन मैंने क्या नहीं, मेरा घर है यहाँ से, मुझे तो यहाँ पे पक्की डामर की रोड चाहिए, यहाँ से निकालो रोड। तो ये क्या है, ये है सेल्फ डीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये देखो पब्लिक सेक्टर में जैसे जजेस होते हैं, उनको खुद को एक्सट्रीमली आइसोलेट करना पड़ता है कि लॉ क्या है, कानून क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। अगर किसी भी पार्टी में रिलेशनशिप आ जाता है, मान लीजिए कि उनके पास कोई केस आया है, उसमें जो पार्टी ए है वो उनके किसी दूर के रिश्तेदार की है, तो या तो वो जज उसमें डिसीजन लेता ही नहीं है, उसको उससे हटा दिया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, या फिर अगर वो लेता है तो उसको एक्सट्रीमली इम्पार्शियल लेना पड़ेगा, और उसको इस चीज़ के बारे में लेजिस्लेटर को बताना पड़ेगा कि ये मेरा जानकार है, ये मेरा रिलेटिव है, ताकि डिसीजन लेते टाइम भी वो दैट ऑब्जेक्टिविटी, दैट अकाउंटेबिलिटी उसके साथ रहे। प्राइवेट बिजनेस के साथ भी हो सकता है कि आप जैसे अगर किसी कंपनी के पास कोई कोई बोर्ड मेंबर है जिसने प्रॉफिट के लिए अपना रोल जो है बेच दिया है, तो बोर्ड मेंबर को कोर्ट भी लिया जा सकता है। तो ये मतलब आप पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में ले सकते हो, लेकिन देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तभी माना जाता है जब आप किसी ऑफिस में काम करते हो, जब आपका जो डिसीजन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। घर पे आप डिसीजन लो ना, घर पे आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, हम शर्मा जी के बेटे को ना बुला के हम मिश्रा जी के बेटे को हमारी बेटी की शादी में बुलाएंगे, तो आपका पर्सनल डिसीजन है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आएगा जब आप ऑफिशियल ड्यूटीज़ में ऐसा करते हो, तो ये अनडिजायरेबल प्रैक्टिस मानी जाती है। जैसे अगर आप करप्शन करते हो, करप्शन टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकता है, आप कैश भी ले सकते हो, काइंड के अंदर अगर करते हो कि ठीक है मैं तुम्हारा ये काम करवा रहा हूँ, तुम मेरा वो काम करवा दो, दैट इज़ करप्शन, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ करप्शन। अगर आप किसी से गिफ्ट लेते हो, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है ऑफिस में, तो दैट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ अ करप्शन। नेपोटिज्म अभी हमने बात करी, फेवरेटिज्म सेम थिंग कि ये मेरा फेवरेट है, हाँ नहीं पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरा फेवरेट है। 5 साल से काम कर रहा है इसका मतलब नहीं है वो उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो चीज़ मतलब करती है। या फिर आपकी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, या फिर दिस माइट क्रिएट एन इमोशनल ट्रॉमा ऑल्सो। या जो इंडिविजुअल है उसको डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू और एथिकल नॉर्म होता है उसको डिजनरेट करता है। कैसे करेगा, मान लो आपके ऑफिस में ऐसा तो नहीं है कल को लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने किसी रिलेटिव को या अपने दोस्त के बेटे को हायर करा है, तो पता चलेगा तो क्या वो बात आपकी तरह नहीं फैलेगी, आपने करा है, आपने नेपोटिज्म को सपोर्ट करा है, कल को 5 लोग आपके पास भी आएंगे और आपके ऑफिस में 5 लोग खुद नेपोटिज्म करेंगे, तो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और एथिकल नॉर्म को डिजनरेट कर रहा है, को खराब कर रहा है। इसके साथ ही आपको जो पर्सनल गेन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। आप क्या कर रहे हो, देश के पोटेंशियल वैल्यू, उसके रिसोर्सेज को खराब कर रहे हो। सो ये था। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि एक्चुअल और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। नाम से देखो, एक्चुअल मतलब एक्चुअल है, अभी कुछ मतलब इट इज़ वेरी वेरी रियल। सो एक्चुअल में आता है जब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जब फाइनेंशियल या फिर कोई पर्सन या प्रोफेशनल कंसिडरेशन इस तरीके से हो कि उसमें इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी या उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है। डायरेक्टली मतलब उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो उसको डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। पोटेंशियल का मतलब है कि वो नहीं, उसको अगर इम्पैक्ट नहीं कर रही है तो उसके किसी न किसी रिश्तेदार को करेगी। समझ रहे हो आप? इसमें क्या है, इसमें ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, इंडिविजुअल फैमिली का, उसके पर्सन की फैमिली का कोई मेंबर, उसका कोई क्लोज पर्सनल रिलेशन, उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकता है, जो आउटसाइड इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से अपीयर हो सकती है कि उस पर्सन XYZ ने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट या रिलेशनशिप के अगेंस्ट जाके डिसीजन लिया है जो उसके किसी मेंबर या दोस्त या किसी रिलेटिव को फ़ायदा पहुंचा रही है। एग्जाम्पल देखो, कॉन्ट्रैक्ट जब दिए जाते हैं तो मान लो आपको एक बोला गया है कि आप ये टेंडर निकालो, इस पे कॉन्ट्रैक्ट लाओ, तो आपको क्या करा कि इन 10 लोगों ने अपनी चिट्ठी भेज दी लिफाफे में बंद करके कि ये हमारी रेट है। आपने सबकी देख ली और इसमें से आपके एक दोस्त हैं मिस्टर जनता जी,
तो जनता जी ने क्या करा, जनता जी ने आपको बोला देख यार तू देख ले बाकी उनमें कितना लिफाफे में कितने उन्होंने लिखे हुए नंबर बता दे मेरे को, थोड़ा 5-10% दे दूंगा तेरे को। तो ये क्या करोगे आप, क्या करोगे, मतलब रेशनल पर्सन, एक जो ईमानदार सिविल सर्वेंट है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट ही हो। तो उसने क्या करा, लिफाफे में खोल के देख लिया, इसको बता दिया मिनिमम इतनी नंबर है, और अपने मिस्टर जनता ने क्या करा, उससे भी 1 रुपया कम डाल दिया। टेंडर खुला, जिसका मिनिमम प्राइस था उसको मिल गया, मिस्टर जनता को मिल गया। जनता ने क्या करा कि 5-10% मिस्टर ए को दे दिया। तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। दिस इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड है कि आप जनता का मिस्टर ए का बेटा है बी, मिस्टर बी का बेटा जो है इसको जनता की एक स्कूल है उसके अंदर एडमिशन लेना है, और जनता का बेटा है मान लो सी और जनता का बेटा है सी, ये दोनों बी और सी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब अगर ए जनता का कोई फेवर में डिसीजन लेता है, ठीक है, या फिर इसके डिसीजन लेने से जनता का कोई फ़ायदा होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होगा और ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस समझ आया? एक्चुअली सीधा मतलब ये क्या कर रहा है कि पहले में क्या कर रहा था, 5-10% उसको दे रहा था, दूसरे में क्या करेगा, हो सकता है उसके बेटे की अपनी कंपनी में नौकरी लगवा देगा, हो सकता है अपने बेटे का कहीं लगवा देगा, तो वो एक दूसरे टाइप का पोटेंशियल इंटरेस्ट हो जाएगा। डिफरेंस यही होगा कि एक्चुअल जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो actual conflict of interest involves a direct conflict between public officials current duties जो आपकी होनी चाहिए, duties and responsibilities, and existing private interest। आपका प्राइवेट इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका फ़ायदा हो, आपका बैंक अकाउंट हाई करना हो, लेकिन वो आपके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट जाता है तो आप वो नहीं करोगे। तो ये ऐसे सिचुएशन में भी रिफर करता है जब कॉन्फ्लिक्ट जो इनएविटेबल हो, जैसे कि अगर आप गिफ्ट एक्सेप्टेंस करते हो, आप किसी कंपनी की हॉस्पिटलिटी एक्सेप्ट करते हो, मान लो कि आपको बोल रहे हैं कि सर अरे आप मालदीव जाके आइए 1 वीक हमारी तरफ से, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको स्पेशल ट्रीट, आपको स्पेशल हॉस्पिटलिटी, आपको स्पेशल कूपन दिए जा रहे हैं, तो ये आपकी जो फाइनल ऑफिशियल कैपेसिटी, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आप इंटरव्यू बोर्ड में हो, सिलेक्शन कमेटी में हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर अपीयर हो जाए सेम इंटरव्यू के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप इसलिए उसको ज़्यादा नंबर थोड़ी दे दोगे, चाहे उसने गलत आंसर दिया है या चाहे उसको उतना इंटरव्यू उसका नहीं सही गया है, तो आप उसको ज़्यादा नंबर थोड़ी दे दोगे। यू हैव टू बी वेरी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब पब्लिक ऑफिस हैज़ प्राइवेट इंटरेस्ट दैट कुड कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ इन द फ्यूचर। हो सकता है आज नहीं, लेकिन हो सकता है कि कल फ्यूचर में वो उसको इम्पैक्ट करेगी। ऐसे सिचुएशन कभी भी अराइज हो सकती है, और ऐसे में अगर कोई पर्सन किसी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है विदाउट होल्डिंग द कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जैसे कि हमने भी एग्जांपल भी देखा, और ये सिर्फ सुपीरियर टेक्नोलॉजी या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जस्टिफाई कर देता है, तो ये क्या होगा, ये पोटेंशियल है कि आज तो चलो कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं है, तुमने डाल दिया टर्म के अंदर, लेकिन कल को हमको पता चलेगा कि तुमने अपना प्रॉफिट लेने के लिए इस तरह की कोई छेड़खानी करी थी, तो इसमें तुम्हारा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था कि मुझे फ्यूचर में जाके फ़ायदा होगा। उसको हो सकता है कि पर्सन को, जैसे मिस्टर ए को इंस्टेंटली कोई गेन नहीं हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि उसका जानकार भी नहीं हो, लेकिन ये चीज़ है कि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज हो सकता है। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही सिंपल है, डे टू डे लाइफ में हमारा होता है। आपके 2 दोस्तों में देख लो, आपको चीटिंग करवानी है, आपके एथिक्स के अलग है कि आप चीटिंग नहीं करवाओगे, लेकिन वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आपने उसको चीटिंग नहीं कराई तो वो फेल हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपकी खुद की ड्यूटी और आपकी फ्रेंड्स के टूवर्ड्स आपकी जो ड्यूटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्सो बिफोर एंड लेट मी जस्ट एंड इट विद दिस कि गाइज प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग आंसर। अभी ना प्रीलिम्स में टाइम है और आप 10-15 मिनट एटलीस्ट दो, लेकिन इसका एक कम से कम एक रफ स्केच बना के रखो। प्रीलिम्स के बाद में बहुत जोर पड़ेगा आंसर राइटिंग लिखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना हेल्प करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको दुश्मन को तोड़ना है तो दुश्मन की कमजोरी जानो। यहाँ पे आपका दुश्मन यूपीएससी है। आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के बारे में क्या पता है, 2 ही चीज़ें पता है कि ये उसका सिलेबस है और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। उन 2 चीज़ों को समझ के यूपीएससी का माइंड सेटअप समझोगे ना, तो यूपीएससी को ब्रेक करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो वेल, दिस इज़ इट। इसी नोट पे इस क्वेश्चन को फिनिश कर दें। क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, you can contact me on little_simple_buddha. This is it. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.